हम प्रीति गुप्ता जी को बुलाना चाहेंगे। आप हाई कोर्ट में वकील हैं, आपके पति पूरे बिहार के सीओ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसी युवा प्रकोष्ठ से जुड़ के देखिए, गुरुदेव माता जी की गोद में बैठने वाला व्यक्ति यही युवा प्रकोष्ठ के सक्रिय सदस्य रहे, नियमितता पूर्वक गुरु कार्य को अपना कार्य समझ के महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज पूरे बिहार के सीओ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अपने आप पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस करती है। तो आप आए और आशीर्वचन दें प्रीति गुप्ता जी। सभी को मेरा प्रणाम, और जो बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, और जितने भी यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं या जो भी भाई हमारे हैं सभी को प्रणाम। भैया ने बहुत कुछ बातें आपको बताई है और कहते हैं कि हम सब भी इनसे सीखते ही रहते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। यहाँ ना आ पाए तो हम YouTube पे या किसी भी तरह से भैया को फॉलो कर लेते हैं, और उनसे जब कभी भी अपनी ऊर्जा कम लगती है गुरुदेव के प्रति या मिशन के प्रति या अपने जीवन व्यक्तिगत जीवन में भी, तो इनके बताए हुए शब्दों से एक प्रेरणा, एक ऊर्जा हमें मिलती है। तो मैं चाहूँगी कि बहुत दिनों के बाद मैं मंच से कुछ बोलने के लिए आई हूँ। भैया ने कहा था कि कहते हैं कि जब आपके बीच से कोई आता है तभी वो प्रेरणादायी हो पाता है। तो इसलिए एक बार गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में कहेंगे, कमर सीधी कर लेंगे, दोनों हाथ गोद में लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं एक छोटे से शायरी कहे या छोटा सा एक कोटेशन कहे उससे शुरू करती हूँ। कहते, जिनके यहाँ बेटियाँ हैं, जिनके यहाँ बेटियाँ हैं उन्हें कोई गम नहीं है, जिनके यहाँ बेटियाँ हैं उन्हें कोई गम नहीं है, क्योंकि बेटियाँ भी आज किसी से कम नहीं है, क्योंकि बेटियाँ भी आज किसी से कम नहीं है। भाई की राखी माँ का अरमान होती है बेटियाँ, भाई की राखी माँ का अरमान होती है बेटियाँ, घर की इज्जत कुल की शान होती है बेटियाँ, घर की इज्जत कुल की शान होती है बेटियाँ। तो आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। आपने देखा होगा अभी जो शब्द बोले गए हैं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक एक शब्द अपने आप में बहुत मायने रखती है। कुल की शान सिर्फ ये 3 शब्द नहीं हो सकते, वो बहुत बड़ा एक हमारे कंधे पे जिम्मेवारी होती है। क्यों? क्योंकि अगर एक बेटी सही निकल जाती है तो अपने साथ 100 बेटियों के लिए रास्ता बना के जाती है, क्योंकि वो एक उदाहरण पेश करती है। आप देखे होंगे, क्योंकि बिहार में आप जान ही रहे हैं कि लिटरेसी रेट बहुत ही कम है लड़कियों की। तो अगर आप किसी गांव में देखते होंगे, अगर एक बेटी, किसी की बेटी छोटी सी भी नौकरी मिल जाती है, कहीं क्लर्क हो जाए, दरोगा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो एग्जाम्पल सेट कर देती है और उसके आसपास के 10 गांव के लोग फिर इंस्पायर होते हैं। माँ बाप कहते हैं कि हम भी अपनी बेटी को भेजेंगे पटना पढ़ने के लिए, दिल्ली पढ़ने के लिए, और मेरी बेटी भी कुछ ना कुछ आगे करेगी। और आप वहीं पे देखते होंगे, अगर एक बेटी कुछ गलत कर जाती है तो जो भेजी हुई बेटी रहती है उससे भी माँ बाप क्या करते हैं, वापस बुला लेते हैं कि नहीं, अब हमें अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना है। तो अब आप सोचिए कि आप क्या है, आपकी जो जगह है, आप ये नहीं सोचिए कि आप यहाँ बैठी हैं तो सिर्फ आप बैठी हैं, आपके साथ वो पूरा गांव, आसपास के 10 गांव की बेटियों की एक आस बैठी हुई है। उनके आस को लेके आपको आगे चलना है। चकाचौंध तो आती है, ये सारी चीज़ें हैं ही, लेकिन हमें अपने आप को समेटना है। कहते हैं ना कि भीड़ में अपने आप को गुम नहीं कर देना है, भीड़ में अपनी एक जो व्यक्तिगत पहचान है उसे कभी नहीं मिटानी है कि आप किस परिवार से और किस माता पिता की संतान है, इसे कभी मिटने नहीं देना है। भीड़ में आके गुम हो जाने वाले लोग फिर हमेशा के लिए गुम ही हो जाते हैं, फिर उन्हें तब ज्ञान आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये जो उम्र है,
और ये जो समय है ये बहुत बहुमूल्य है। कहते हैं कि जो 4 आश्रम बटे हुए थे, तो सबसे शुरू होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 25 साल तक का होता है हमारे जीवन का। उसे हमारे ऋषियों ने एक परंपरा बनाई थी कि उस 25 साल में सिर्फ स्वाध्याय और जो भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने, भविष्य को निर्धारित करते थे, वो काम हम लोग करते थे पहले, जो गुरुकुल में होती थी। और उसके बाद देखें आप, अर्जुन विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बना था उसी गुरुकुल में पढ़ के। और आप जब देखेंगे महाभारत में, तो उस समय जो गुरुकुल में होती थी वो सिर्फ सुन के ही सीखा जाता था, मंत्र को साधा जाता था। ये नहीं था कि पहले बहुत सारे तीर बाण लेके लोग घूमते थे। जब वो मंत्र का उच्चारण करते थे तो उससे वो प्रकट होती थी और उसके बाद उसे छोड़ा जाता था। तो जो जिसके अंदर जितनी साधना होती थी वो उतना ही प्रभावशाली अपना तीर छोड़ता था और उससे दुश्मनों का नाश होता था। तो आप ये चीज़ देखें कि अभी का जो समय है, आप अपना एग्जाम्पल सेट कीजिए। और मैं अपना ही आपको एक उदाहरण दूंगी कि लोग कहते हैं कि अभी तो फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट तो बस ऐसे ही रहता है, बस समझने के लिए सिलेबस क्या है या हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ पे क्या ट्रू फॉल्स है, ये जानने के लिए लोग सोचते हैं। एक मतलब हमारा सोच है कि फर्स्ट अटैम्प्ट ऐसे ही दिया जाता है। पर मैंने जब सिविल जज की तैयारी की तो वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने सिविल जज की तैयारी की और इंटरव्यू तक मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पहुंची थी, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट को ही अपना लास्ट अटैम्प्ट मान लिया था कि ये ही मेरा लास्ट है और हमें इसी में सब कुछ करना है, इसके बाद मेरे पास समय नहीं है। और कंटिन्यू 12 घंटा 11 घंटा की आप सिटिंग दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप डे टू डे का आप एक सिलेबस, एक टाइमिंग सेट करके कि मुझे कितने देर कहाँ पे स्पेंड करना है, अपना टाइम कहाँ पे कितना लगाना है। तो अगर आपने 1 ईयर भी अगर अपने सिलेबस को कसा हुआ सिलेबस जब होता है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ जो हम नहीं पढ़ेंगे, ये छांट लिया आपने, क्या पढ़ना है वो तो है ही, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, अगर इसे छांट लिया और 1 साल तक आप कंटिन्यू उसमें लगे रहिए साधना की तरह। जैसे भैया बताते हैं साधना करो, हमारे लिए अभी जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, आपके लिए साधना है, जब तक हम कहते हैं ना कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जहाँ एक छोटी सी भी कोई भी जॉब जब तक हमें मिल ना जाए तब तक हम सांस नहीं लेंगे और हमारे लिए सब कुछ बेकार है। दुनिया, आप रोड चल रहे हो, आप मत देखो कि आपके साइड में क्या हो रहा है, आप मत देखो सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। जब तक आप ये नहीं सोच लेते हो कि जब तक मैं आर्थिक रूप से अपने पैर में खड़ी नहीं हो जाऊँ, मम्मी पापा से पैसा लेना बंद नहीं कर दूंगी कि आप मुझे पैसा भेजो तब मैं यहाँ तैयारी करूँगी, तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और वो हमारे लिए पाप है। उनका एक पैसा भी अगर हम बर्बाद कर रहे हैं तो ये इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं होता है। तो वो कैसे आप उनको दे सकते हैं रिटर्न में आप ये दे सकते हैं कि जो आपके स्टडी के लिए उन्होंने भेजा है, आप उसका एक सेकंड आप उसी तरह से करिए जिससे आपके मन में संतुष्टि हो सकता है। फर्स्ट टाइम में आप 1-2 मार्क्स से रह गया हो, सेकंड अटेम्प्ट में 1-2 मार्क्स से रह जाए, लेकिन आप जब लगातार प्रयास कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि तीसरे प्रयास में आप सफल नहीं होइएगा। और जो लक्ष्य है आपका, हो सकता है उस समय कोई और जॉब मिल जाए, लेकिन अल्टीमेट जो आपने गोल सेट किया है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये मतलब मेरा विश्वास है। अपने जीवन में जो हम लोगों ने देखा है, आप देख ही रहे हैं कि लड़कियां आज कहाँ जा रही हैं। आपके यहाँ दरभंगा से ही जो हमारी भावना कंठ है, वो पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे बिहार के लिए, गौरव करने के लिए। सुधा मूर्ति जी के बारे में भैया ने बताया है। उनका मैं व्यक्तिगत जीवन के एक पहलू के बारे में बताऊंगी कि वो टेल्को में, जो टाटा की कंपनी है, टेल्को में पहली महिला इंजीनियर थी। वो अपने जीवन के बारे में कहती हैं कि मैं एक पहली महिला स्टूडेंट भी थी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ टॉयलेट भी नहीं था गर्ल्स के लिए और सारे बॉयज़ थे उस टाइम पे, और वो पहली महिला इंजीनियर बनी टेल्को में। तो ऐसे लोगों को हमें अपने प्रेरणा स्रोत बनानी चाहिए, ना कि अभी जो आप देख रहे हैं डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। कोई रील्स बना के अपने आप को सुपर हिट कर ले रहा है, कोई वायरल हो जा रहे, वायरल होने के लिए लोग बहुत सारे उटपटांग चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में अस्थिरता नहीं है, वो अस्थिर चीज़ें हैं। स्थिरता उन्हीं चीज़ों में जो आप अपने आधार से जुड़ के, उसके लिए आपको आध्यात्म बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने जितने भी सफल लोगों को देखा होगा, जैसे भैया ने कहा APJ अब्दुल कलाम,
वो आज जो मिसाइल मैन की तरह कहा जाता है, उनको नाम दिया जाता है, तो वो क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आध्यात्म था। आध्यात्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ये किसी भी तरह से हो। आध्यात्म का मतलब नहीं कि हम मंत्र जप करें, आध्यात्म का मतलब होता है कि विश्वास रखना अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने संस्कारों पे, ये आध्यात्म है। और इसकी सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवारी है वो हम सब के ऊपर है, हम सारी जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, इन सब के ऊपर है। आपका जो जीवन है, मैं बस थोड़ी देर में अपनी बात खत्म करूँगी, 2 से 3 मिनट में। आपका जो जीवन है एकदम, जो अभी आप बैठे हुए हो, सोचो कि अब यहाँ से जब आप उठ के जाएं तो एक अपना पूरे दिन का रूटीन बनाइए, क्योंकि बिना रूटीन, कहते हैं ना, दिनचर्या के आप अस्त व्यस्त हो जाओगे। कहाँ कौन सा समय जा रहा है आपको भी पता नहीं चलेगा। 1 साल बीत जाएगा लॉज में, पीजी में रहते हुए, हॉस्टल में रहते हुए, और आपका 1 साल पता ही नहीं चलेगा आपने क्या किया। तो अभी से आप अगर ये चीज़ सोच लें कि हमें अब अपने जीवन को बदल लेना है, आज यहाँ आके, यहाँ बहुत मेहनत के बाद आपको बुलाया गया है। मैं तो देख रही थी, कैंपेनिंग कर रहे थे बच्चे, सबको निमंत्रण दे रहे थे। तो इसके बाद अगर आपने यहाँ 3 घंटा 4 घंटा का समय दिया, तो ये 4 घंटा आपको फ्रूटफुल होना चाहिए। ये नहीं कि बस आए, बैठ के चले गए। तो आज से अगर जो भी कोई तैयारी कर रही हो, तो आप अपने रूटीन को मेंटेन कीजिए और एक नए से रूटीन बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, और अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। बिहार के माहौल में बहुत प्रेशर होता है लड़कियों के ऊपर कि अब हम क्या करेंगे, ऐसे घर से भी प्रेशर होता है, लेकिन उस प्रेशर में नहीं आना है। आपको ये ठान के दिखाना है कि ठीक है, आपने मुझे 6 महीने के लिए यहाँ भेजा है, वो मैं 6 महीने में ही बहुत कुछ करके दिखाऊंगी। ठीक है, आपको जॉब नहीं मिलेगा, कम से कम आप इस लायक तो हो जाएंगे, किसी कोचिंग में आप उस सब्जेक्ट पे पढ़ाने लगेंगी। जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ रही हैं, कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में आपका पूरी तरह से पकड़ बन जाए कि आपको उसमें कोई हरा ही ना पाए। कम से कम इस लायक तो आप 6 महीने 1 साल में अपने आप को बना ही लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप आधी जनसंख्या है और आपके बिना इस समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से जाइए तो कुछ लेके जाइए और अपने जीवन को आज से ही बदलने की कोशिश कीजिए। यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।